शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप दौरा इस समय दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये बात मालदीव को रास नहीं आ रही है, क्योंकि खूबसूरती के लिहाज से लक्षद्वीप मालदीव को टक्कर देता नजर आ रहा है। इस बीच मालदीव के एक मंत्री ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। जी हां, मालदीव्स के बयानों पर भारत के फिल्मी सितारों ने जबरदस्त पलटवार किया है, जवाब दिया है। भारत सरकार ने भी अपनी कड़ी आपत्ति जता दी है। और भारत के कड़े विरोध के बाद मालदीव सरकार को बात अब समझ में आई है कि भारत की मदद उसके लिए बहुत जरूरी है। पर्यटन से लेकर हर मामले में मालदीव को भारत की मदद की दरकार है। शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। बड़ी खबर यह है कि मंत्री के बिगड़े बोल से मालदीव सरकार का किनारा सामने आया है। मंत्री मरियम शिवना का बयान सामने आया। व्यक्तिगत मालदीव सरकार, ये व्यक्तिगत बात है, ये मालदीव सरकार का कहना है और ऐसी टिप्पणी के खिलाफ एक्शन होगा, ये भी कहना है मालदीव सरकार का। अभिव्यक्ति की आजादी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। इसी विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि मालदीव की मंत्री के बयान पर भड़के हैं भारतीय सितारे। एक्स पर पोस्ट कर अक्षय ने कहा कि बेवजह की इस नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सलमान खान ने भी लक्षद्वीप को लेकर लिखी है पोस्ट। सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी पोस्ट में दिया जवाब। कंगना रनौत ने भी मालदीव की मंत्री को दिखाया आईना। मालदीव के बिगड़े बोल पर सितारों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। सलमान खान, लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्री तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना बहुत अच्छा है, कहा सलमान खान ने। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे देश में है, यानी भारत में है, ये कहा सलमान खान ने। सलमान खान की तरफ से बयान दिया गया तो मालदीव के बिगड़े बोल पर सितारों ने अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर की है। अक्षय कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। अक्षय कुमार के अलावा कई प्रमुख हस्तियों के जरिए भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियों की गई। जो सबसे ज्यादा पर्यटक भेजने वाले देश भारत पर ऐसी टिप्पणी से हैरान। हम पड़ोसियों के लिए अच्छे, लेकिन इस तरह की अकारण नफरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बार मालदीव का दौरा किया है, हमेशा प्रशंसा की है, लेकिन पहले गरिमा जरूरी है, कहा अक्षय कुमार ने। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है कि सिंधु दुर्ग में मेरा 50वां जन्मदिन मनाए हुए 250 से अधिक दिन हो गए हैं। तटीय शहर हमें वो सब कुछ देता है जो हम चाहते थे, और भी बहुत कुछ। अद्भुत आतिथ्य के साथ भव्य स्थान हमारे लिए यादों का खजाना छोड़ गए। भारत को सुंदर समुद्री तटों और प्राचीन द्वीपों का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे अतिथि देवो भव दर्शन के साथ हमारे पास खोजने के लिए बहुत कुछ है, कहा सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर। तो देखा आपने किस तरह से तमाम फिल्मी सितारों ने, क्रिकेटर्स ने अपनी राय दी है इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद। वहीं मालदीव्स की मंत्री के बयान पर भारत ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है। मालदीव सरकार के सामने विरोध दर्ज कराया गया है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पूरे विवाद को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब आपको बताते हैं कि मालदीव विवाद आखिर पनपा कैसे। मालदीव विवाद को जरा समझिए। 2-3 जनवरी को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप की बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। लक्षद्वीप मालदीव की खूबसूरती की तुलना होने लगी। इसी के बाद प्रधानमंत्री ने नहीं की, लेकिन उसके बाद तुलना होने लगी। प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप दौरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। ये देखिए, ये वो खूबसूरत तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं जिनका जिक्र लगातार हो रहा है। लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने वाले पीएम के दौरे से दरअसल मालदीव्स में कुछ लोग, यहां तक कि सरकार में बैठे कुछ लोग बौखला गए। मालदीव्स की मंत्री मरियम शिवना जाहिद रमीज ने पीएम को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। मालदीव्स के मंत्री के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ा। सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। फिल्मी सितारे और खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय सितारों ने। भारत सरकार ने भी मालदीव्स के मंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और विरोध के बाद मालदीव सरकार ने बयान से किनारा कर लिया और
जिस मंत्री ने यह आपत्तिजनक बयान दिया था उसे उसका निजी बयान करार दे दिया गया। भारत विरोधी बयानबाजी पर मालदीव में घर में ही तकरार है। पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने, आपको बता दें कि मुइज़्ज़ू सरकार को लताड़ा है। अब्दुल्ला शाहिद ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर शेयर की है। बड़बोले मंत्रियों को फटकार लगाए सरकार, ये कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत गलत टिप्पणी की गई है। ये भी कहा गया उनकी ओर से सरकार के मंत्री कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है। भारत हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है और जरूरत में सबसे पहले भारत ने ही हमारी मदद की। मालदीव विवाद के बीच केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी का बड़ा बयान। लक्षद्वीप बड़ा पर्यटन हब बनेगा, ये कहा जी किशन रेड्डी ने। यूरोप, स्विट्जरलैंड जैसा डेस्टिनेशन है लक्षद्वीप। बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, देश में ही यूरोप जैसा डेस्टिनेशन मौजूद है। अभी भी प्रधानमंत्री जी भी लक्षद्वीप विजिट किया है। आने वाले दिन में लक्षद्वीप में टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। एक ही मुद्दा है, ठीक तरीके से एयरपोर्ट हो, उसके लिए भी भारत सरकार अच्छे उधर एयरपोर्ट के लिए बहुत प्रयास करे। एक केरला से कनेक्टिविटी है, फिर भी एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत प्रयास करें। जैसा एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगा, अभी कंपेरेटिवली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद इस 9 साल में लक्षद्वीप में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हुआ और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का एक्टिविटी बढ़ा है और टूरिज्म का दृष्टिकोण से भी ज़्यादा लोग आना शुरू हो गया। और बवाल के बाद मालदीव्स के नेता जाहिद रमीज ने सफाई भी दी है। अक्षय कुमार की पोस्ट के जवाब में उन्होंने लिखा है, भारत और भारतीयों से हमें कोई निजी समस्या नहीं है, मेरी पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया, ये कहा है जाहिद ने अपनी सफाई में। तो अक्षय कुमार के पोस्ट में जाहिद ने जो जवाब दिया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दरअसल अब जाहिद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पीपीएम के नेता, कि उनकी पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया। भारत की नाराजगी कैसे मालदीव पर भारी पड़ेगी, ये आइए अब हम आपको दिखाते हैं। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का 40% योगदान है। 2023 में मालदीव्स जाने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा भारतीय थे, इंडियंस थे। 2023 के कुल पर्यटकों में 14% भारतीय थे। 2023 में 2 लाख से ज्यादा भारतीय मालदीव्स के दौरे पर गए, वहां घूमने गए। 2023 में हर रोज करीब 500 भारतीय मालदीव्स गए। 2022 में करीब 2.5 लाख भारतीय मालदीव्स घूमने गए थे। 2021 में हर रोज 1250, 1250 भारतीय मालदीव्स पहुंचे थे। तो ये है मालदीव्स का भारतीयों से कनेक्शन। भारतीयों को ये डेस्टिनेशन खासी पसंद आती रही है, लेकिन अब कुछ पोस्ट के बाद विवाद हो गया। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, ये विवाद जो है कितना बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भी ऑब्जेक्शन जताया गया है और उसका अच्छा खासा असर मालदीव्स में होता हुआ हम देख भी रहे हैं। जी देखिए, ये पूरा विवाद ही गैर जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहीं भी ये नहीं कहा, कहीं भी उन्होंने मालदीव्स का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री अलग अलग मंच पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यहाँ तक कि लाल किले से लोगों से कह चुके, देशवासियों से कह चुके हैं कि आप विदेश जाइए, लेकिन उसके पहले कम से कम 15 ऐसे डेस्टिनेशन जो भारत में खूबसूरत शहर है, पर्यटन स्थल है, पहले आप वहाँ जाइए ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, उनकी कमाई बढ़े, इकोनॉमी बढ़े। उसके बाद आप विदेश के दौरे पर जाइए। और लक्षद्वीप के दौरे पर भी प्रधानमंत्री ने खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, लेकिन कहीं भी उन्होंने मालदीव्स का नाम नहीं लिया। लेकिन जब वो खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री जो आज शेयर की गई, तो जाहिर तौर पे एक चर्चा शुरू हो गई और लक्षद्वीप को मालदीव के विकल्प के तौर पे देखा जाने लगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर मालदीव ने जो समय रहते ही भारत सरकार की जो कड़ी नाराजगी जताई, उसके बाद उसने समय रहते ही उस मंत्री के बयान को व्यक्त कर बता दिया, क्योंकि आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ सकता था और खासतौर से मालदीव्स को इसका नुकसान हो सकता था। क्योंकि आज की तारीख में हर 6वां या 7वां जो पर्यटक मालदीव जाता है वो भारतीय होता है। तो आप ऐसे
ऐसे में समझ सकते हैं कि अगर भारतीयों ने भी जो बायकॉट मालदीव्स का जब सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है और अगर ये हकीकत में तब्दील हो गया तो कितना बड़ा नुकसान मालदीव को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ऐसे में भारत की नाराजगी के बाद अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो इसका बड़ा खामियाजा मालदीव्स को उठाना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी 7 फरवरी से पहले ज्यादातर राज्यों में दौरा करने वाले हैं। बड़े राज्यों में प्रधानमंत्री का 2 से 3 दिनों का दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी अगले एक हफ्ते में 3 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। पीएम सबसे पहले गुजरात जाएंगे, इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी कल से गुजरात दौरे पर जाएंगे। वो रात में गांधीनगर पहुंचेंगे और सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य बीजेपी अध्यक्ष के साथ लोकसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 9 जनवरी को पीएम मोदी तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। 9 जनवरी को ही मोजाम्बिक और यूएई के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी है। इसी दिन पीएम साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे और ग्लोबल सीईओ के साथ बैठक करेंगे। 10 जनवरी को पीएम वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेंगे। इसी दिन यूएई के साथ कई समझौते होंगे और पीएम मोदी चेक गणराज्य के पीएम के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे, जहां 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पीएम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन और नवी मुंबई में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 13 जनवरी को पीएम मोदी बिहार दौरे पर जाएंगे, जहां पीएम चंपारण में आईओसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम बेतिया में रोड शो और रैली भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। केजरीवाल ने आज भरूच के नेत्रांग में रैली की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस साल में बीजेपी ने आपके गांव में कुछ किया? कोई सड़क बनवाई, कोई स्कूल बनवाया, कोई अस्पताल बनवाया, किसी को नौकरी दी? कुछ नहीं किया बीजेपी ने 30 साल के अंदर, कुछ नहीं किया। और 30 साल वोट दे दो बीजेपी को, कुछ नहीं करने वाली, बेड़ा गर्क कर देगी आदिवासी समाज का ये बीजेपी। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए। दिल्ली के अंदर अब गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। यही गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी के लिए तो लड़ रहा है चेतर वसावा। कल हम जाएंगे चेतर भाई से मिलने के लिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे। और बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है, गीता में भी लिखा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। और इस बीच पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। भगवंत मान सरकार पर कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के पंजाब से किए वादे अधूरे रह गए हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। पंजाब की इस हालत पर जनता जवाब देगी, ये कहा है सिद्धू ने। पंजाब दे विच कानून दी कोई स्थापना नहीं है। कानून नाम दी कोई चीज नहीं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अलग अंदाज देखने को मिला जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के फिल्मी डायलॉग से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उद्धव ने कहा कि आज हमारे पास शिव सैनिकों का प्रेम है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। म्हणजे तो अमिताभ बच्चन आणि शशी कपूरचा डायलॉग आहे ना, आज मेरे पास ये है, आज मेरे पास वो है, आज मेरे तुम्हारे पास क्या है। तर आपल्याकडे या शिवसैनिकांची माया आहे, प्रेम आहे आणि एक जिद्द आहे। बाकी सगळे काय होतं बघा की ह्या सगळ्या बाकीच्या गोष्टी पैशाने विकत घेता येतात, पण एक आपुलकी, माया, प्रेम, जिद्द, हिम्मत ही कुठेही विकली जाऊ शकत नाही आणि विकत घेता येत नाही। दरअसल बीजेपी नेता राजेंद्र वानखेड़े ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव की शिवसेना में वापसी की है और इसी कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे फिल्मी अंदाज में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए नजर आए।
तो करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर सीट शेयरिंग के मुद्दे से जुड़ी हुई है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव जीतना है तो सभी पार्टियों को दिल बड़ा करना होगा, कहा है। जैसा राहुल गांधी ने दिल बड़ा किया, सभी को दिल को अपने बड़े करना चाहिए। पूरे देश में कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ रही है, कहा इमरान मसूद। अगर चुनाव जीतना है तो दिल को बड़ा करना पड़ेगा। लड़ाई बहुत बड़ी है। जिस तरह राहुल जी ने इतना बड़ा दिल किया है ना, सब नेताओं को इतना बड़ा दिल करना पड़ेगा। आप किसके लिए कह रहे हैं? सबके लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। जब मैं अपना गला कटवाने को तैयार हूँ, फिर उसमें क्या बात हो गई? मैं तो कह रहा हूँ मेरा भी गला काट दो। आपको लगता है कि इमरान का गला काट के फायदा होगा तो काट दो। लड़ पाएगी कांग्रेस इंडिया अलायंस इस बार बीजेपी के खिलाफ यूपी में? लड़ तो कांग्रेस ही रही है भैया, रोज कांग्रेस ही लड़ती है सड़क के ऊपर। आप हर जगह कांग्रेस को ही देख रहे हैं। कहाँ कांग्रेस नहीं लड़ रही है? आप भी बताइए, कहाँ नहीं लड़ रही? राहुल जी बोलते हैं पूरे देश के अंदर, सब तो राहुल जी का ही चल रहा है ना। अब न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की है, उन्होंने तो शुरू किया ना। ये सारा इतना कोई तपस्वी व्यक्ति इतना संघर्ष करने का मादा रख सकता है तो पहले एक कोने से दूसरा कोना नापा, अब दूसरे कोने से तीसरा चौथा कोना नाप रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी भी कोई सहमति बन नहीं पाई है। सीटों को लेकर सभी पार्टी के अपने अपने दावे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस को यात्रा के शुरू होने से पहले सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए। इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस गठबंधन कमेटी दिल्ली में बैठक कर रही है। सहयोगी दलों के अलावा अलग अलग राज्यों में पार्टी प्रमुख से बात कर रही है। सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रही है। गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को न्याय यात्रा से पहले सीट शेयरिंग फाइनल कर लेना चाहिए। सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा पूरी जिम्मेदारी से वहाँ खड़ा दिखाई देगा। अखिलेश यादव की सीट शेयरिंग की बात पर सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन की बनी हुई है, उसमें सारे घटक दल के लोग हैं। वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडिया गठबंधन की। और उसके अलावा भी जो कांग्रेस ने बॉडी बनाई है 5 लोगों की अलायंस में बात करने के लिए, उसमें हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं। ये हाई पावर्ड एक कमेटी है और ये सीट वाइज डिस्कशन करेगी। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव की गारंटी वाले बयान पर हमला बोल दिया है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी पर तंज करने से पहले अखिलेश खुद देखें। बीजेपी और एसपी नेताओं का मेलजोल कौन भूल सकता है। अखिलेश यादव के बयान से मायावती भड़की हुई है। इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की खबरों पर अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव के बाद मायावती की गारंटी कौन लेगा, जिसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीति दलित विरोधी रही है। सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार रहा है। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने भी अखिलेश यादव के बहाने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। जो बीजेपी के जो प्रवक्ता रात दिन सब टेलीविजनों पे बोलते हैं और इनको घमंडिया नाम देते हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह राजस्थान यही लड़ेंगे, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके एंगल से सोचो, फिर तो ये 100% साफ हो गया कि घमंड की बात कर रहे हैं और घमंडिया नाम बीजेपी वालों ने इनका ठीक रखा है। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा था कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये ज्यादा महत्व नहीं रखता। उनके गठबंधन का मकसद है बीजेपी को हराना। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने बयान दिया। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर हुई है अहम बैठक। सीटों को लेकर कोई समस्या नहीं है, कहा सलमान खुर्शीद ने। जेडीयू के साथ 1-2 दिन में बैठक होगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा। बहुत अच्छे सारे बैकग्राउंड में हम लोगों की बातचीत हुई है। बहुत अच्छा उनका व्यवहार, हमारा व्यवहार, मुझे लगता है कि दोनों को पसंद आया होगा, एक दूसरे का व्यवहार, और लगातार होती रहेगी। अगली बैठक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग कल करेंगे। कल के बाद फिर से अभी वो फाइनल हो रहा है, लेकिन कल का समय हमने निकाला है।
कल का अभी समाजवादी पार्टी से बैठक, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी के पार्टी की बैठक। और सीटों के बंटवारे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान सामने आया है। सीट बंटवारे पर अभी शुरुआती बातचीत हो रही है। जेडीयू के साथ कल परसों में एक बैठक होगी। बिहार में 17-17-4-2 का फॉर्मूला निराधार है, ये कहा है अखिलेश सिंह। अच्छे वातावरण में वार्ता हुआ और ये कोई एक दौर में वार्ता नहीं खत्म होता। अभी बाकी पार्टियां भी मिलेंगी और सबके साथ चर्चा करके सीटों की जानकारी जब पूरी हो जाएगी तब हम लोग आपको देंगे। और एक बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बेतुका बयान सामने आया। अधीर ने ईडी के लिए विवादित शब्द का इस्तेमाल किया। बंगाल में गुंडों को टीएमसी का संरक्षण है। और ईडी खुद एक संस्था है, जहां जाए अपने भारी भरकम फौज लेके जाए, बस डर है तो जो डर गया सो मर गया। अरे ईडी क्या करेगा? ईडी खुद इडियट है। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक अप करेगी ना। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है। देखिए, बंगाल में टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि केंद्रीय एजेंसी को काम करने न दिया जाए। और मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ, लेकिन बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ उत्सव मनाने की तैयारी है। राम मंदिर परिसर को अनुष्ठान के लिए तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच राम मंदिर परिसर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। मंदिर परिसर में मजदूर और इंजीनियर्स दिन रात लगातार काम कर रहे हैं, जिससे 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे अनुष्ठानों और प्राण प्रतिष्ठा के लिए परिसर को तैयार कर लिया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में ही वेद मंदिर में, और यहाँ से आपको सीधी तस्वीर दिखाई देती है राम मंदिर की, और जो भी तैयारियां चल रही हैं उसकी आप देख सकते हैं। सामने ये राम मंदिर परिसर है और राम मंदिर भी आपको सामने की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, और तमाम तस्वीरें जो तैयारियों की है वो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर काम चलता हुआ आपको दिखाई देगा। मजदूर लगे हुए हैं, इंजीनियर्स लगे हुए हैं, और इसको जल्दी से जल्दी तैयार करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। हालांकि पूरी तैयारी में तो वक्त लगेगा, लेकिन 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है और 16 जनवरी से ही जो अनुष्ठान यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, उसके लिए तैयारियों को अभी अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। जिस परिसर में ये होना है वो सामने की तस्वीर जो है, जो मेन जो मंदिर का जो परिसर है वो आप देख सकते हैं। और अब आपको तमिलनाडु के तेनकासी की खबर दिखाते हैं, जहां बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। तमिलनाडु का तेनकासी भारी बाढ़ की चपेट में है। वेस्टर्न घाट में हुई जबरदस्त बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बाढ़ की वजह से तेनकासी के निचले इलाकों में पानी भर गया है। पर्यटकों को ओल्ड कोटालम फॉल्स के पास जाने से मना कर दिया गया है। कुछ इलाकों में बारिश से राहत जरूर मिली है, लेकिन वेस्टर्न घाट से लगातार आ रहे पानी की वजह से कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। नदी और नाले उफान पर है। सड़कों पर बाढ़ का पानी भर जाने से यातायात बाधित हो गया है। तेनकासी के कई इलाकों में तो बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तमिलनाडु में इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई है। सबसे पहले चक्रवात मिचोंग ने चेन्नई और आसपास के जिलों में भारी बारिश की और विनाश का निशान छोड़ दिया। हाल ही में तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हुई। बारिश के कारण राज्यों के करोड़ों रुपए की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। लोग सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। चुनाव के नतीजे कल सामने आएंगे। प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने मताधिकार के प्रयोग के बाद भारत का पड़ोसी होने का सौभाग्य उन्होंने बताया है।
हिंसा, आगजनी और कई विपक्षी दलों के चुनाव बहिष्कार के बीच बांग्लादेश की नेशनल असेंबली के लिए मतदान संपन्न हो गया। विपक्ष के बंद के बाद लोग मतदान में जोश के साथ शामिल हुए। पीएम शेख हसीना ने राजधानी ढाका के सिटी कॉलेज सेंटर में जाकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि वो देश में लोकतंत्र सुनिश्चित करना चाहती हैं। इस दौरान उन्होंने भारत से संबंधों को लेकर जमकर तारीफ की। Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everyone, only we two survived, so they gave me shelter. So we have our best wishes to people, to the people. और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।